प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एजुबीम क्लासेस में। बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रहने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो 6 रेशोज़ होते हैं यानी जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक कंट्री के वर्ड्स से ड्राइव करा गया है, यानी इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक एक कंट्री का नाम है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव करा गया है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड से? सबसे पहला ग्रीक वर्ड है वो ट्राई जिसका मीनिंग होता है 3, आपने पढ़ा भी होगा 3। इसके बाद में दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है गॉन जिसका मीनिंग होता है साइड, और जो थर्ड वर्ड होता है वो होता है हमारा मैट्रोन जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो बच्चों आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है, जो 3 वर्ड मिलाकर क्या बन रहा है आपका। देखो ट्राइगोन मीन्स बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। क्या बन गया? ट्राइगोन मिला के बन गया हमारा ट्राइंगल वर्ड बन गया। मैट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब ट्राइंगल का हम क्या क्या मेजरमेंट करेंगे? हम ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं उसके एंगल का, उसका साइड का, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री is the science of measuring triangle। अब ट्राइंगल का हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं तो मैं साइड में लिख देता हूं एंगल एंड साइड्स, ठीक है। तो हम ट्राइंगल का क्या क्या मेजरमेंट करेंगे? एंगल और साइड करते हैं। तो अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज एंगल। तो हम एंगल को भी डिफाइन कर देते हैं। आपने छोटी क्लास के अंदर रेज पढ़ा होगा। रेज क्या होती है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट, यानी इस तरीके की लाइन के पार्ट को हम रे कहते हैं। अगर मान लो इसका ये इनिशियल पोजिशन है, इनिशियल पोजीशन ये ओरिजिन और ये इसका इनिशियल पोजीशन है। जब कोई रे होती है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूवमेंट करती है, यानी वो रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है, तो हम क्या कहते हैं कि एक एंगल फॉर्म हुआ। यानी ये अपने पाथ से, अगर ये अपने पाथ से इधर को मूवमेंट करती है, इधर से इधर मूवमेंट करा तो ये दूसरी पोजीशन पे आ गई, तो ये यहाँ इसने जो पाथ ट्रेवल करा है डैट इज नोन एज अ एंगल, और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। तो आपको एंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी एंगल कैसे फॉर्म होता है? जब एक रे, या कई बुकों में लाइन भी लिखा होगा, लाइन सेगमेंट भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम रे को कंसिडरेशन करके करते हैं कि जब कोई एक रे अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो जो पाथ ट्रेवल करती है तो वो एक एंगल को फॉर्म करती है। तो ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब एंगल के बाद में ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये वर्ड बार बार यूज होता है ट्राइंगल भी। तो कई बच्चों को ट्राइंगल के बारे में भी स्टडी कर रखी होगी और ट्राइंगल बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक रिकैप करा देता हूँ कि व्हाट इज ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल क्या होता है? इट इज़ ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, यानी एक 3 लाइन सेगमेंट की एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। देखो, यानी ए ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर bounded by 3 line segment, ठीक है। यानी ए ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी जब 3 लाइन सेगमेंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है? ट्राइंगल। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है जिसमें इस वर्टेक्स का नाम ए ले लेते हैं और इसका बी और इसका सी होता है। तो ट्राइंगल की आपने छोटी क्लास में ये भी स्टडी करा होगा ट्राइंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, यानी ए बी, बी सी और सी ए, और ये 3 एंगल होते हैं इसके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी होता है, और 3 ही वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस, ठीक है ना। वर्टेक्स ए,
वर्टेक्स वी और वर्टेक्स सी। तो ट्राइंगल के 3 लाइन सेगमेंट मतलब 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ आप पहले इसको नोट डाउन कर लो स्क्रीन को पॉज करके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो ट्राइंगल का हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ए ट्राइंगल हैव पहला 3 साइड्स, यानी अगर हम इस ट्राइंगल को दोबारा रिप्रेजेंट करें इस तरीके से ए बी सी, तो सबसे पहले जो साइड है इसकी ए बी, सेकेंड साइड है हमारी इसकी बी सी और थर्ड साइड है सी। इसके 3 ही एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी होता है। तो कहते हैं इट हैज़ 3 एंगल, यानी 3 एंगल्स। कौन कौन से 3 एंगल है हमारे? एक तो एंगल ए है और एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। अच्छा, 3 ही इसके वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टेसेस। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मीनिंग होता है जहाँ पे 2 लाइन आपस में एक दूसरे को मीट करती है, मतलब मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ए पॉइंट पे मिले, तो एक वर्टेक्स ए हो गया, एक वर्टेक्स बी हो गया और एक वर्टेक्स सी हो गया, यानी इसके वर्टेसेस कितने होते हैं? 3 वर्टेसेस होते हैं। अब आइए, अब छोटी क्लास में हमने छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं मैं। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। बच्चों, ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन करते थे हम 2 बेसिस पे करते थे। एक तो हम साइड के बेसिस पे करते थे और एक करते थे हम एंगल के बेसिस पे। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल का या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल का। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का जो क्लासिफिकेशन होता था बच्चों, वो 2 बेसिस पे होता था। पहला होता था हमारा बेस्ड ऑन साइड्स। साइड के बेसिस पे हमने जो ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन करा था वो था इसके अंदर सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होगा थोड़ा सा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वर्ड में छुपा हुआ है, इक्विलेटरल। लेटरल मीन्स भी साइड होती है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होती है, तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इस तरह का ट्रायंगल लेते हैं। अगर इस साइड का मेजरमेंट ए है तो इस साइड का मेजरमेंट भी ए होगा और इस साइड का भी ए होगा। और एक खास बात और है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका ईच एंगल जो होता है वो बच्चों 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए ट्रायंगल इन विच measure of each one side is same और equal होती है। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो मेजरमेंट होती है हर साइड की वो सेम होती है, यानी इक्वल होती है। ठीक है, और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का होता है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा और पता होगा कि जो नेक्स्ट ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे वो होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है इसमें कोई भी 2 साइड किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल है तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी उसमें कम से कम 2 साइड तो इक्वल होनी चाहिए, तीसरी चाहे हमारी डिफरेंट हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल in which measure of 2 sides is same और equal। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स ए है, ये वाला वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। तो मान लेते हैं इसकी और इसकी जो लेंथ है, ये अगर ए है इसका मेज़रमेंट और इस साइड का भी मेज़रमेंट
ए है, वो यूनिट कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर मीटर, तो बट ये थर्ड साइड इसकी डिफरेंट होगी। तो इस तरह का ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं या सेम मेजर की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद में आपने थर्ड ट्रायंगल जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है बेटा? स्केलन ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसकी तीनों साइडों का जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, यानी तीनों साइडों का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो ए ट्रायंगल इन विच मेजर्स मतलब सभी की माप जो होती है ऑफ साइड्स आर डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट मेजरमेंट होती है उनकी। ठीक है, देखिए इसको मैं इस तरीके से इसका एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, आप देख लेना, स्पेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ए बी सी, मान लो इस साइड का मेजरमेंट ए है, इस साइड का मेजरमेंट बी है और इस साइड का सी है, तो तीनों मेजरमेंट अलग होंगे तब हम उसके स्केलन ट्रायंगल कहेंगे उसे। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रायंगल का थोड़ा सा रिकैप भी होगा कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल को मैंने डिफाइन करा था, इट इज़ ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट होता है। ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं उसके। फिर जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है वो होता है हमारा एक तो बेस्ड ऑन साइड्स होता है और एक बेस्ड ऑन एंगल्स होता है। तो बेस्ड ऑन साइड्स के ऊपर हमने डिफाइन करा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती है और हर एक एंगल यानी ईच एंगल की जो मेजर होती है वो 60 डिग्री होती है। इसके बाद में आप देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एटलीस्ट 2 साइड की जो मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए और ए बी साइड और ए सी साइड का जो मेजर है वो ए है। इसके बाद में आपने देखा कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके अंदर तीनों साइड की जो मेजरमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। आइसोसेलेस में 2 मेजरमेंट सेम होंगे लेकिन स्केलन में तीनों की तीनों मेजरमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं हम ट्रायंगल के, वो है हमारा ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने यही पढ़ाना है कि ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है जो एंगल के ऊपर बेस्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो इसलिए हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल के बेसिस पे बेटा पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहा जाता है? एक ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है जिसके हर एक मेजरमेंट, एंगल का जो हर एक मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से कम हो, मीन्स कि जो सभी एंगल हैं वो एक्यूट हो उस ट्रायंगल के। ठीक है, तो ए ट्रायंगल in which measure of each angle is acute. Acute means बेटा less than 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए कि ए बी सी, अगर इस एंगल का मेजरमेंट 50 है और इसका ले लेते हैं 60 और ये ले लेते हैं हम 70, आप देखिए 50 प्लस 60 110 और प्लस 7 तो 180, यानी हमें ये कंडीशन भी फॉलो करनी है कि उस ट्रायंगल का जो एंगल का सारा सम है यानी 3 एंगल का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। 9th क्लास में भी आपने स्टडी करा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर क्या होता है, सभी एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो बिलो होती है 90 डिग्री से, यानी एक्यूट होती है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल उसको कहा जाता है जिसमें एक एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री से अबव होती है, यानी सिर्फ एक एंगल। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई एक से मतलब जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन करा कि सभी एंगलों की जो मेजर होती है
उसमें एक्यूट एंगल में ट्रायंगल में वो 90 से छोटी होती है। तो कोई बच्चे कई बार इस तरीके से मैंने डिफाइन भी रखते हैं कि सारी एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो ऑब्टूज होगी, पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो अगर मान लो दो एंगल 90 से ग्रेटर देन हो गए तो 180 क्रॉस कर जाएंगे ना, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना है हमारे को। सिर्फ क्या होता है कि एक एंगल की जो मेजरमेंट होती है वही ऑब्टूज होती है, ठीक है। तो ए ट्रायंगल in which measure of one angle, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, is obtuse, that is greater than 90। सिर्फ एक एंगल की मेजरमेंट अगर 90 से ग्रेटर देन है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मैं इसे रब कर रहा हूँ, आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कंडीशन हमारे को 180 भी फॉलो करानी है, ठीक है ना। ए बी सी ये हमारा एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो एंगल का 100 डिग्री है। इसके बाद में अगर ये 50 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होना जरूरी है, ताकि इनका जो सम है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका जो सम है 180 बन जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये ही इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसमें एक एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, दैट इज राइट हो, ठीक है। ए ट्रायंगल इन विच मेजर मतलब उसका माप जो होती है, मेजर ऑफ वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, डेट इज राइट होनी चाहिए। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहां देख लिए राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ए बी और ये सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल बी जो है ये यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पूरे चैप्टर के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या जानकारी लेनी है हमें कि राइट एंगल की जो साइड्स होती हैं उनको नॉमिनेट करा जाता है अलग अलग नाम से, ठीक है। तो उन नामों को हम जान लेते हैं क्या क्या है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको एक बार एक ग्लेंस देख लो इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हम बुक में एच से, स्मॉल एच से या कैपिटल एच से भी दिखा सकते हैं। और जो ये साइड होती है ट्रायंगल की, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। और इस साइड को क्या कहा जाता है? बेस, ठीक है। बेस को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से। और जो हमारा कंसिडरेशन, यानी जिस एंगल को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फाइंड करने जाते हैं, वो 90 के जो सामने होगा, इसको मान लेते हैं थीटा ले लेते हैं। थीटा जैसे हम मैथमेटिक्स में अननोन क्वांटिटी को एक्स वाई कंसिडर करते हैं, इसी तरीके से हम अननोन एंगल्स को भी हम क्या करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 के जो सबसे राइट और बिल्कुल सामने होती है, यानी अपोजिट में जो साइड होती है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, जिसे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और आगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानेंगे।
पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये कहते हैं जो पाइथागोरस थे वो एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल इसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके बारे में कुछ एक थ्योरम दी है या उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कहते हैं कि जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड, यानी बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर होता है। अगर हम हाइपोटेनियस को अगर हम एब्रीविएशन में यूज़ करें तो हम h से दिखा सकते हैं उसे, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी p का स्क्वायर। अगर हमें h की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्क्वायर बहुत ही कम जगह चाहिए होता है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, तो सामने वाले पे हम अंडर रूट निकाल देते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए मैं प्लस माइनस का साइन यहाँ इंसर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया। तो ये हम यूज़ करेंगे टू फाइंड हाइपोटेनियस के लिए। और अगर हमारे को बेस साइड को फाइंड करना है तो आप ट्रांसपोज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ करते हैं, अगर बेस फाइंड करना है तो ये परपेंडिकुलर साइड को इधर मूव कर देंगे तो हाइपोटेनियस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर बेस साइड जो आएगी वो आ जाएगी हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम किसके लिए करेंगे? मगर बेस साइड को अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें परपेंडिकुलर साइड का फाइंड करना है यानी पी को फाइंड करना है, इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज करने में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखोगे इनका, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली चीज़ें तो बड़ी काम की है, आपको इसको ध्यान से देखना है और इसको आप लर्न कर लो अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल है फिलहाल। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या किसे कहते हैं कि कैसे ट्रायंगल इसमें वन एंगल की जो मेजर होती है वो एग्जैक्टली 90 होती है। अब अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा कि राइट एंगल की ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो सबसे लार्ज होती है, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और दूसरी साइड को हम परपेंडिकुलर और बेस। बेटा ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंजेबल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। मान लो अगर हम इस एंगल को ना कंसिडरेशन में लेकर इसको लेंगे तो 90 के जो सामने होगा हमारा मेजरिंग एंगल यानी वो ये होगा, ये वाला एंगल, तो ये बेस साइड बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इसलिए बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंजेबल होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम कौन से एक्यूट एंगल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। अगर हम इस एंगल को एक्यूट एंगल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो जहाँ पे ये एंगल है और जो 90 डिग्री है उस लाइन को हम बेस कहेंगे, और फिर दूसरी लाइन हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ी साइड होती है, वो 90 डिग्री के अपोजिट ही होगी। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं है अननोन एंगल को एनसीईआरटी बुक कभी ए कभी बी कोई दूसरे लेटर्स के द्वारा दिखाती रिप्रेजेंट करती है। तो थीटा हमने लिख दिया है, अगर एनसीईआरटी अगर ए और एंगल बी ले रही है तो हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली 90 के सामने ही उस एक्यूट एंगल को लेना है जिसके रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम को फाइंड कराना चाहती है। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। और फिर चलिए हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखिए, तो अब आप आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अगले उसके स्टेप के ऊपर। तो अगला स्टेप क्या है? रेशो। आपने सुना होगा कि रेशो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे। तो रेशो मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम रेशो को ही जान लेते हैं। तो बच्चों रेशो का मीनिंग क्या होता है आप ढंग से समझना है इसको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। रेशो का जनरली मीनिंग होता है बेटा कंपैरिजन थ्रू डिवीज़न, यानी हमें दो या दो से अगर नंबर या क्वांटिटी का अगर कंपैरिजन करना है डिवीज़न ऑपरेशन के साथ में तो हम उसे कहते हैं रेशो कहते हैं। यानी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसका, रेशो इज ए कंपैरिजन बाय डिवीज़न।
ठीक है। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन करना डिवीजन के द्वारा। अब कंपैरिजन किन का करते हैं, आइदर नंबर्स का कर सकते हैं या क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो रेंडमली हमारे पास में एक नाम है मोहन, और मोहन के पास में जो अमाउंट है वो मान लेते हैं 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये मतलब 80 रुपीज़ है उसके पास में। और कहीं अगर एक लड़की का नाम लें हम सुनीता, तो उसके पास में मान लेते हैं 60 रुपीज़ है। ठीक है, तो मोहन के पास में 80 रुपीज़ है। ये तो एक फिगर है, कहीं आप डिजिट्स हैं, कहीं आप सोचो कि मैं कोई बाइसिंग कर रहा हूँ मैं फीमेल और मेल को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने एक रैंडमली एग्जांपल चूज़ करा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मोहन के पास में 80 रुपीज़ है और सुनीता के पास में 60 रुपीज़ है। तो अगर मैं इनको एब्रीविएशन में मोहन को M से और सुनीता को S से, तो मोहन और सुनीता के अमाउंट का जो रेशियो हम फाइंड करें तो वो आएगा बेटा 80/60। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन है, यानी जो कॉमन फैक्टर है वो 20 है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 20, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 20। देखो आप इसको कैलकुलेट करके देखो, 4 2 ज़ा 80, 20 मतलब 20 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और ये 10 मल्टीप्लाइकेशन और में, तो ये 4 20 ज़ा 80 हो जाएगा, और ये 3 20 ज़ा 60 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जैसी हैं वही की वही बनी हुई है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें क्या करा है, ये जो कॉमन फैक्टर है इस पे ध्यान दो, 20, ये सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 4/3। तो हम कह सकते हैं कि मोहन और सुनीता की अमाउंट का जो रेशो है वो 4/3 है। तो रेशो का मतलब होता है बेसिकली कंपैरिजन करना डिवीजन का, चाहे वो क्वांटिटी हो या नंबर हो। लेकिन अब आप ये चीज़ देखो कि अगर एग्जैक्टली हमारे को उसी अमाउंट के लिए जाना है तो हमें ये जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी कह सकते हैं, ये जो हमने कट करा है या डिवाइड करा है, ये वापस लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जब कई सारी प्रॉब्लम में हम कंसिडर करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ये है, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम x ले लेते हैं। तो जो मोहन की अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, इसका रेशियो कितना है 4 टाइम्स ऑफ x, और जो सुनीता जी की अमाउंट है वो हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनके अमाउंट को रिवर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने रेशियो क्यों लिया होगा, क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था इसके बारे में कि हम डिफाइन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रेशियो जो वर्ड होगा वो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। तो ठीक है, आप देख लो, अगर आपको ज़रूरत है तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन को। तो अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक के ऊपर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, जिस तरीके से अभी हमने डिफाइन करा था रेशियोज के बारे में, यानी जनरली रेशियो का मीनिंग, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये ही पूरे चैप्टर की पूरी समरी है। तो चलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो होते क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 10th क्लास में, ये मान लेते हैं हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC है, या आप इसको A को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, एंगल A इधर, B और ये C, और ये एक्यूट एंगल जो अननोन है इसको हमने थीटा ले लिया। ठीक है बच्चा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब आप देखो, पहले ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, 3, 1 2 3। तो रेशियो का मीनिंग क्या बताया था अभी मैंने आपको कि इट इज़ ए कंपैरिजन बाय डिवीज़न होता है। तो अगर हम इस साइड को इससे डिवाइड करें तो 1 रेशियो क्रिएट होगा, फिर हम यानी इसको न्यूमरेटर में रखें, इसको डिनोमिनेटर में, तो 1 रेशियो क्रिएट हुआ। अगर हमने इस साइड को इससे डिवाइड करा तो 2nd रेशियो क्रिएट हुआ। अब इस साइड को हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड करें तो 3रा रेशियो हुआ, और बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करें तो 4th रेशियो आ जाएगा। और ऐसे ही हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करें
तो 5th रेशियो आ जाएगा, और बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करें तो 6th रेशियो आएगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग होता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए जो डिफरेंट साइड होती हैं, इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ, ठीक है ना, sides of a right angle triangle for a particular acute angle, say here theta। तो हम 6 बेसिक रेशियो को डिफाइन करने जा रहे हैं। 6 बेसिक रेशियो जिन्हें हम टी रेशियो और 11 क्लास में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो होता है बेटा वो होता है साइन थीटा, या साइन ऑफ एंगल थीटा भी बोलते हैं। इस साइन ऑफ एंगल थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर साइड को हमने P से रिप्रेजेंट करा और हाइपोटेनियस साइड को H से और बेस साइड को B से, क्योंकि हम इस थीटा को अपने कंसिडरेशन में यानी मेजरमेंट में लेके आ रहे हैं, इसलिए ये साइड हमारी बेस है। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चा? कि जो परपेंडिकुलर साइड होती है इसका हाइपोटेनियस साइड से रेशियो होता है इस एक्यूट एंगल के लिए, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस साइड। यानी अगर हम एब्रीविएशन में रिप्रेजेंट करें इसे, परपेंडिकुलर को P से और हाइपोटेनियस को H से, तो ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड हुआ है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम होता है कॉस थीटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस साइड, यानी एब्रीविएशन में इसको कह सकते हैं B/H। ये आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेस साइड, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस साइड को कहेंगे। तो यानी एब्रीविएशन में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। नेक्स्ट होता है हमारा कॉसेक थीटा, यानी कॉस ऑफ एंगल थीटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस साइड का परपेंडिकुलर साइड से। अब हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर साइड को हम एब्रीविएशन में यूज करेंगे H/P। ये हमारा फोर्थ है सेक थीटा। सेक थीटा में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस साइड का बेस साइड से, यानी H/B। और जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉट ऑफ एंगल थीटा, यानी कॉट थीटा। इट इज डिफाइंड एज द बेस साइड का रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर से, यानी B/P आ जाएगा। तो ये आपके 6 बेसिक रेशियो की डेफिनेशन है। देखो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं होती है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? जो हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके किसी एक्यूट एंगल के लिए इनकी साइड के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और इनको हमने नॉमिनेट करा है, इसको साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी इट इज़ ए साइन ऑफ एंगल थीटा। इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द साइन एंड द एंगल थीटा, इट इज़ ए साइन ऑफ एंगल थीटा। और थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर साइड टू द हाइपोटेनियस का, और हम एब्रीविएशन में P/H लिख सकते हैं। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी B/H हो गया।
टेन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर का बेस साइड से यानी पी ओवर बी हो गया। कॉसेक थीटा हो गया हमारा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर साइड यानी एच ओवर पी। सेक थीटा हो गया हमारा हाइपोटेनियस को हम बेस से डिवाइड करेंगे यानी एच अपॉन में बी। और कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर साइड यानी बी अपॉन पी होता है। तो बेसिकली हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आगे बढ़ते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के मतलब इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा पढ़ेंगे हम आगे, साइन थीटा कॉस थीटा को। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको पहले मैं, आप पहले इसको नोट डाउन करो और आप जल्दी से इसको कोई वो करो, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ रेशियो के बारे में। चलिए चलिए बच्चे, तो एक तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी इनके बारे में जानने की ज़रूरत ये है कि जो ये रेशियो होते हैं इनके अदर नेम क्या है, क्या है। पहला मैं नोट्स में लिख देता हूँ जो काम की चीज़ें आपके लिए। पहली बात यह है कि जो टेन थीटा है इसको हम टेंजेंट थीटा भी बोला जाता है। टेन थीटा ऑल्सो नोन एज ए टेंजेंट थीटा, और कॉसेक थीटा को हम कॉस्केंट थीटा भी के नाम से हैं, ठीक है। इसके बाद में सेक थीटा को हम सीकेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में कॉट थीटा को हम क्या कहते हैं बेटा, कोटेंजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो तुम्हें ये नोट करना है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है आर डिफाइंड, मतलब 10th क्लास तक में आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सिर्फ उसके लिए डिफाइन करे जा रहे हैं। यानी जब भी आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो जो एंगल होगा हमारा वो सिर्फ क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो ये रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा को लेते हैं, साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, it means only ratio of sine for angle theta, that is sine of angle थीटा, ठीक है बेटा। यानी ये तो मेरे को ध्यान रखना है, साइन थीटा क्या है, इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल थीटा। ये प्रोडक्ट नहीं है, गलत है इसको कहना है ऐसे अगर हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। यानी ये सिर्फ मतलब होता है इसका कि साइन इज अ रेशियो है फॉर एक्यूट एंगल थीटा, यानी साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ इनकी नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या है, कि अगर बुक के अंदर अल्टरनेटिवली यूज़ करें तो आपको पहले पता होना चाहिए इनके बारे में। यानी टेन थीटा को हम टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है, कॉसेक थीटा को कॉस्केंट थीटा भी कहते हैं, और सेक थीटा को सीकेंट थीटा भी कहा जाता है, ठीक है ना। सीकेंट थीटा भी कहता है, और कॉट थीटा को कोटेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो भी, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ इसे, जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो हेडिंग लगाते हैं हम, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, बिटवीन
ट्रिगोनो मैट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एज ए फॉर्मूले की तरह भी आपको लर्न होनी चाहिए। मैं इसको ड्राइव करना भी सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कोई भी अगर रैशनल नंबर है, यानी रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा रीराइट करें में से क्यू अपॉन पी की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये लिखना इसके लिए सही है। तो अभी हमने डिफाइन करे थे, आपको पता है हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करे थे। मान लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हाइपोटेनियस साइड है, ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनियस साइड है, देखिएगा ये हाइपोटेनियस साइड, ये हमारी बेस साइड है, और इसे हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर साइड, और ये एंगल एक्यूट एंगल थीटा है। तो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करे थे आपके सामने, वो थे हमारे, सबसे पहला था हमारा साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी साइन थीटा की जो डेफिनेशन थी वो था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके बाद में देखिएगा बेटा दूसरा था हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा को हमने डिफाइन करा था रेशियो ऑफ बेस और हाइपोटेनियस का, ये सेकंड। इसके बाद डिफाइन करा था हमने टेन थीटा, ये रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर साइड का बेस से, ठीक है, इसे थर्ड रेशियो कहते हैं। इसके बाद में जो होता है हमारा कॉसेक थीटा, वो था हमारा हाइपोटेनियस को हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड करा था, ये फोर्थ रेशियो, और ये फिफ्थ रेशियो था हमारा सेक थीटा, इसको डिफाइन करा था हमने हाइपोटेनियस को बेस साइड से, यानी ये फिफ्थ था। और सिक्स्थ रेशियो था हमारा कॉट ऑफ एंगल थीटा या कॉट थीटा भी कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ बेस का परपेंडिकुलर के साथ में रेशियो। तो ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अब हम इनसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे, यानी कौन किसका रेसिप्रोकल है, वैसे तो नॉर्मली यहाँ से देखने में भी दिख जाएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। लेकिन हम एक रिलेशनशिप कैसे ड्राइव करें इनके बीच में कि ये है कैसे, देखो भाई हम करते हैं, जैसे हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें बेटा, जो साइन थीटा है वो है हमारा P ओवर H की फॉर्म में। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, साइन थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर H अपॉन P की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली। अभी मैंने आपको बताया P बाई क्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, ये रेशियो किसके इक्वल है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में H ओवर P का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा, यानी ये यूजिंग फोर्थ, ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, या मतलब इसके साइन के प्लेस पे कॉस को लेके आएँ, तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और आपने पढ़ा होगा कि अगर दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है, इस पूरी इक्वेशन को मान लो हम फर्स्ट नेक्स्ट मान लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मान लेते हैं 7, ठीक है, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थी, ये 6 तक थी और 7 हो गई, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कोई नंबर किसी का रेसिप्रोकल तब होता है जब उनका प्रोडक्ट कितने आता है 1 के इक्वल आ जाए। यानी यहाँ देखो आपको कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है, इट मीन्स साइन इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक और कॉसेक इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली हम ड्राइव कर सकते हैं अदर रिलेशनशिप्स को, और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं लिखवाता हूँ डायरेक्टली आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस है, चलो इधर ही लिख देते हैं। फ्रॉम सेकंड से देखते हैं, चलो यहाँ देखिएगा नहीं, थोड़ा सा वो कट जाएगा। अभी मैं आपको इसको रब करो, मैं स्पेस बनाता हूँ, ठीक है, चलेगा। मैं इसे रब कर दूँ इसे, ठीक है।
यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर हम फ्रॉम उससे देखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखें, सेकंड से हमने डिफाइन करा था कि जो कॉस थीटा होती है वो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। क्या मैं इस कॉस थीटा को अगेन रीराइट कर सकता हूँ ऐसे, बी अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में एच ओवर पी। और अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ से तो सेक थीटा के इक्वल आ रही है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे 1 अपॉन में सेक थीटा। और अगर हमें सेक थीटा को लिखना है कॉस थीटा की टर्म में तो 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगेन। तो देखो सिमिलरली इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन का नाम 8 दे देते हैं। तो बेटा देखो साइन का रेसिप्रोकल था हमारा वहाँ पे कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन था, और दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 आएगा। आप सिमिलरली इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा और का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा हमारा टेन थीटा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों का कई बार लर्न करने का तरीका अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बार बार भूल जाते हैं। तो बुकों में अलग अलग तरीके दे रखे हैं, और आपको भी कई सारी टेक्निक अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी तरीके से एक टेक्निक बता देता हूँ आपको याद करने की। इसको रब कर देते पहले, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं ये रहा पी बी और एच, सॉरी पी बी पी और एच एच बी। तो इसको हम थोड़ा सा एक टैबुलर फॉर्म में लेके आ जाते हैं। कई बुकों में लिख रखा होगा भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रेडिकुलस है, लेकिन याद करने के लिए बच्चे इसका यूज़ करते हैं। कईयों की अपनी टेक्निक है, कोई किस तरीके से बताता है कि पब्लिक भी पास है हमारे भाई, पब्लिक भी पास है हमारे भाई, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबके अपने अपने तरीके हैं, ये तो किसी भी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब लेकिन याद क्या रखना है, साइन थीटा ये हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। यहाँ पे होता है हमारा कॉसेक थीटा, और ये होता है हमारा सेक थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा को। अब आपको याद रखना है, जब हम डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो अब से काउंट करेंगे, और जब नीचे के रेशियो को काउंट करना है तो हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, और टॉप टू बॉटम आएंगे जब अब के रेशियो का होना। यानी अगर आपको साइन थीटा को डिफाइन करना है, साइन थीटा में भी डिफाइन द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेनियस साइड का, और इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं हम टेन थीटा को परपेंडिकुलर ओवर बेस साइड से। ठीक है बेटा। और अगर हमें कॉसेक थीटा को डिफाइन करना है तो कॉसेक थीटा में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर साइड, यानी हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर। और अगर सेक थीटा को डिफाइन करना हो हमें तो ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस टू बेस, और कॉट थीटा हो जाता है हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, मैं यहाँ गैप बना के इसको लिख देता हूँ। ठीक है, हमने साइन थीटा को क्या लिखा था, वो मैंने रब कर दिया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस,
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, और कॉस थीटा को लिखा था हमने बेस ओवर हाइपोटेनियस था, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, हमारा था tan थीटा। tan थीटा को डिफाइन करता हमने परपेंडिकुलर साइड का बेस से, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। और cosec थीटा को डिफाइन करा था हमने हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर साइड से, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ थी, ठीक है। तो ये रहे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से, फिर मैंने इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताई आपको क्या होती है, ठीक है। तो आपको मैं समरी अप कर देता हूँ इसको, ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। तो मैंने अब तक जो पढ़ा है उसको ओवरऑल सम अप कर देता हूँ मैं, ठीक है, रब कर देता हूँ इसे। तो ओवरऑल हमने भी क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। ये लर्न करने का तरीका है आपका, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला रेशियो था इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेनियस था, और दूसरा रेशियो था हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस जो कॉस था। तीसरा हमने पढ़ा tan थीटा जो था हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस था। फिर हमने पढ़ा cosec थीटा, वो पढ़ा हमने हाइपोटेनियस ओवर बेस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा sec ऑफ थीटा यानी sec ऑफ एंगल थीटा, यानी ये पढ़ा हमने हाइपोटेनियस ओवर cosec थीटा पढ़ा था हमने हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, और ये था हाइपोटेनियस ओवर बेस। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने cot थीटा, ये पढ़ा था हमने बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारे 6 बेसिक रेशियो थे, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 cosec थीटा, और cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में साइन थीटा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट था साइन थीटा इंटू cosec थीटा का वो 1 था, ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि जो cos थीटा होता है उसको लिख सकते हैं 1 में sec थीटा, और sec थीटा को लिखा जा सकता है 1 में cos थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिखा जा सकता है 1 में cot थीटा, और cot थीटा को लिखा जा सकता है 1 में tan थीटा, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा 1 के बराबर, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये लर्न करने का एक शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। साइन और कॉस की टर्म में tan थीटा को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि अगर मैं इस साइड को इससे डिवाइड करूँ, यानी इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, और ये हमारी फिफ्थ, और ये सिक्स्थ है। अगर आप डिवाइड करके देखें साइन थीटा को, यानी डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यानी फर्स्ट बाय सेकंड को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मैथमेटिक्स में रूल होता है बेटा, LHS साइड को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS साइड को हम RHS से डिवाइड करेंगे। तो चलिए साइन थीटा को कॉस थीटा से हम डिवाइड करते हैं, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या था हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा हमारा, और कॉस थीटा का जो रेशियो बचेगा P/B, यानी ये बचा हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस बचा। आप परपेंडिकुलर ओवर बेस को अगर आप इक्वेशन थर्ड से देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस को अगर आप इक्वेशन थर्ड से देखें तो वो tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ कर देते हैं हम यूजिंग थर्ड, तो यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर होती है। और आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल। तो क्या मैं कॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यानी हम tan थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के टर्म में, यानी tan थीटा इट इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज रेशियो ऑफ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है,
तो ये हमारे पूरी ओवरऑल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। अब चलिए हम टाइप वाइज प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टाइप वाइज प्रॉब्लम। तो टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम, जो टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा वो है फाइंडिंग रेशियो, यानी ये वो प्रॉब्लम है फाइंडिंग रेशियोज, यानी आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होंगे और उनकी हेल्प करके आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने। जैसे मैं आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेता हूँ, गिवन दैट 15 cot of angle theta equal to x, find sin theta and sec theta। एनसीईआरटी में थीटा की जगह एंगल ए ले रखा है, कोई बात नहीं, हम एंगल ए का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जिसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो वी हैव क्या है, 15 cot थीटा इक्वल टू 8। क्या हम cot थीटा को रीराइट कर सकते हैं बेटा? 8/15 यानी 8/15। अब एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ये ए ले लेते हैं एंगल, ये बी और ये सी, यानी जिस एंगल को हमें कंसिडरेशन में लेना है या मेजरमेंट में लेना है वो ये रहा थीटा एंगल, ठीक है। और अब आपको पता होगा ये अगर परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस साइड है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा रेशियो होता है हमारा बेस साइड का परपेंडिकुलर साइड से, बेस साइड का परपेंडिकुलर साइड से रेशियो को हम कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे को रेशियो में ली हो गया तो हम उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने एलिमिनेट कर दिया था उसको वापस कंसिडर करते हैं। तो लेट करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है साइड्स का, उस कॉमन फैक्टर को हम x ले लेते हैं, यानी जो बेस होगा अब हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा 8x हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, या पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है बाय, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम। हमें देखो बेस साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर साइड दे रखी है, यानी हमें बेस साइड गिवन है और परपेंडिकुलर साइड गिवन है। आपको पता होगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर हमें कोई भी दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए, ठीक है। या अंडर कंडीशन हम दो से ज़्यादा, दो साइडों को भी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर दो से ज़्यादा साइड दी निकालनी है हमें, जैसे मान लो उनके बीच में रिलेशनशिप दे रखी है तीनों साइडों के बीच में, तब भी हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दो साइड गिवन हो जब हम थर्ड निकालेंगे, कई बार वन साइड गिवन होगी और हमें टू साइड निकालनी पड़ती है, तो उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें बी की, तो बी हमारा क्या है बेटा 8x, यानी 8x का स्क्वायर, प्लस p क्या है बेटा हमारा 15x, तो 15x का होल स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर करें 8 का तो वो 64 होता है, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर करें तो बेटा वो 225 होता है x का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 4 5 9 6 2
8 और ये 2 एज इट इज जैसा था, और एक्स स्क्वायर अपना वैसे के वैसे, यानी 289 मेरे ख्याल से जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 का होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 17x, यानी ये हमारे पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो साइन थीटा जो होता है बेटा, हमें हाइपोटेनियस को अब तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 17x, यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड का हाइपोटेनियस से। तो परपेंडिकुलर साइड कितनी है बेटा 15x, तो यहाँ पे रहा आपका 15x डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनियस कितना है 17x, तो x कैंसिल, तो 15/17 आ जाएगा। नेक्स्ट रेशियो है हमारा, हमें फाइंड करना है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी इट इज़ डिफाइंड एज द हाइपोटेनियस ओवर बेस का रेशियो। हाइपोटेनियस कितना फाइंड करा बेटा हमने 17x, और जो बेस है वो आपको गिवन है, वो है हमारा 8x। तो x से x फिनिश हो गया, तो ये 17/8 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि x लेना क्या ज़रूरी है क्लास में पढ़ाते टाइम में। एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन हम क्योंकि ये रेशो होता है, रेशो के लिए कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम बिना x के भी इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, बिना x को कंसिडर करें। तो वो मैं बता देता हूँ आपको, पहले आप इस क्वेश्चन को उतारो, मैं बिना x की उससे कराता हूँ फिर मैं, कि हम बिना x कंसिडर करे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो बिना x के कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली, तो देखिए चलिए बिना x से कैसे करेंगे बेटा। बिना x से कैसे करते हैं, अल्टरनेटिवली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको पता होगा कि उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं, अल्टरनेट लिख देता हूँ उसमें, ठीक है बेटा। यानी वी हैव 15 कॉट ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 8। अगर हम री राइट करें इसे तो ये आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 8/15। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो कॉट थीटा होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस और परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे जाके कहीं हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए ले लेते हैं, इससे बी ले लेते हैं 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल थीटा। चलो, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर साइड, और ये बेस साइड, और ये हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, और सॉरी बेस क्या है यहाँ पे 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है, ठीक है बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के से अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडरवुड में बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो यहाँ कर लेते हैं वैसे। तो हाइपोटेनियस यानी h की वैल्यू हो गई आपके पास में, b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अगेन 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, और 15 का हो गया आपका 225। आप इनका एडिशन करेंगे तो हमें 2289, अभी हमने कैलकुलेट करा था, और ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 17 का। तो अगेन अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा में भी डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइड। परपेंडिकुलर आपके यहाँ पे 15 है, और हाइपोटेनियस अभी हमने 17 निकाला है। और सेक थीटा क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ बेस ओवर सॉरी हाइपोटेनियस ओवर बेस साइड को कहेंगे हम। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा, हाइपोटेनियस हमारा 17 है, और ये हमारा कितना है बेस साइड जो निकाली हमने वो निकाली नहीं, मतलब गिवन है वो इतने, तब भी निकालेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से, लेकिन वो तरीका अपना अपना है किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम करेंगे और टाइप वाइज प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप नोट डाउन कर सकते हैं।